मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज मैं आपके साथ वेक्टर के 5th चैप्टर को शेयर करता हूँ। जो वेक्टर का जो मैं टॉपिक आज शुरू करने जा रहा हूँ उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले को रिवीजन देना चाहता हूँ। अब तक आपको याद होगा कि मैंने आपको 23 फार्मूलाज दिखाए। उन 23 फार्मूलाज में से 6 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज के लेक्चर में भी मुझे जरूरत पड़ेंगे। तो एक तो आपकी रिवीजन हो जाएगी और एक आपको पता लग जाएगा कि ये फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला फार्मूला है टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर जब दे दिए जाएं तब आप ए डॉट बी जीरो करके दिखाएंगे, या फिर किसी समय आपके पास ए डॉट बी जीरो आ जाए तो आप कहेंगे वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। मतलब इस फार्मूले को वाइस वर्सा याद करेंगे आप। तभी मैंने बीच में इफ नहीं लिखा, इफ एंड ओनली इफ लिखा है। तो इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग मैथमेटिक्स में होता ही यही है कि अगर आपको a डॉट b इक्वल टू 0 मिले तो आप a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर समझेंगे। अगर a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दिया गया हो तब आप उसकी डॉट को 0 समझेंगे। तो ये फार्मूला आपको दोनों ढंग से, रिवर्स और वाइस वर्सा, मतलब दोनों ढंग से आपको याद करना है। ये गिवन है तो यहां पहुंचना है, ये गिवन है तो यहां पहुंचना है। तो आपको दोनों रिजल्ट अच्छी तरह से याद होने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर के लिए। फिर सेकंड है, किसी भी वेक्टर को अगर मैं बोल दूं कि वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर तो उसकी लेंथ हमेशा 1 होगी। यूनिट वेक्टर की लेंथ हमेशा 1 होती है। और वेक्टर की लेंथ निकालना भी आपको आता होगा। आई कोफिशिएंट पढ़ के उसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट पढ़ के उसका स्क्वायर, प्लस के का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, और तीनों को ऐड करना है और तीनों का रूट करना है। उस तरीके से लेंथ निकलती है। और इस लेंथ को मैथमेटिकली दो ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मॉडुलस डाल के या सिंगल विदाउट वेक्टर डाले। और इंग्लिश में इसको 3 लेटर से लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो आपको इंग्लिश में भी इसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर आ जाए तो उसकी लेंथ 1 के बराबर होती है। फिर तीसरा फार्मूला मैंने लिखने के पैटर्न पे बनाया कि अगर इस चैप्टर में कोई स्टूडेंट वेक्टर a इंटू वेक्टर a है और उसकी जगह वेक्टर a का स्क्वायर इस ढंग से लिखता है तो मतलब वो इस चैप्टर में पुअर है, पुअर प्रेजेंटेशन डाल रहा है वो वेक्टर चैप्टर के अकॉर्डिंग। जब भी कभी आपको वेक्टर a के ऊपर स्क्वायर डालना है तो ऐसे कभी नहीं डालेंगे, लेंथ ऑटोमेटिकली आप डाल देंगे और वो स्क्वायर फिर वो राइट प्रेजेंटेशन को शो करेगा। अगर कभी किसी वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है, मैं उसको ब्रेक करके लिखना चाहता हूं तो उसका मीनिंग ये मत समझे कि लेंथ को 2 बार लिखा जाएगा, वेक्टर a की लेंथ इनटू वेक्टर a की लेंथ, ये भी रॉन्ग होगा। तब आप जब उसको ब्रेक कर रहे हैं तो वेक्टर a इनटू वेक्टर a होगा। जब तक वो वेक्टर a है तब लेंथ नहीं है, जैसे ही वो स्क्वायर आता है तो तब लेंथ भी आ जाती है। आप अपने आप को ऐसे तैयार करेंगे तो इनकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी तरह से समझ लें। एक फार्मूला जो न्यू है, जो पहले मैंने नहीं बताया, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला भी आपने बचपन में पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये साइक्लिक ऑर्डर में बोला है हमने, ab bc और c है, 2 2 2 सभी में लगेगा। a डॉट b का फार्मूला सुनना है तो a की लेंथ, b की लेंथ और साथ में या तो sin थीटा या cos थीटा। तो आपको याद होगा कि यहाँ पे cos थीटा ही आएगा, sin थीटा नहीं आएगा। मैंने आपको इसका हिंट भी दिया था कि अगर हम इस डॉट में हवा भरें तो o की शेप लेता है और वो cos बन जाता है, ठीक है। और यहाँ से cos थीटा का फार्मूला ड्राइव करना हो तो a डॉट b और अपॉन में आ जाता है a की लेंथ और b की लेंथ। इस तरीके से इसमें कभी-कभी मुझे cos थीटा के फार्मूले की भी जरूरत पड़ेगी। फिर 6th फार्मूला में हमने बताया कि अगर सेम यूनिट वेक्टर्स हैं और उनकी डॉट दिखाई जाए तो वो 1 होती है, और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की डॉट दिखाई जाए तो वो 0 होती है। तो i डॉट i 1 होता है और i डॉट j 0 होता है। सिमिलरली और भी बहुत सारे हम लिख सकते हैं, ये आपको पता है। अब अगर आपको ये 6 के 6 फार्मूलों की रिवीजन हो गई हो तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट, पहला क्वेश्चन समझते हैं। शो दैट, पहला वेक्टर दिया गया है, फिर दूसरा वेक्टर दिया गया है, फिर तीसरा वेक्टर दिया गया है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। तो पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये एक ही शब्द है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, लेकिन नहीं, ये 2 शब्दों से बना है। तो परपेंडिकुलर अलग प्रूव करना है, यूनिट वेक्टर्स अलग प्रूव करना है। जब आप परपेंडिकुलर भी प्रूव कर देंगे, यूनिट वेक्टर भी प्रूव कर देंगे, तो उन दोनों रिजल्ट्स को मिला के आप बोल पाएंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। तो अब आप समझने की कोशिश करें
पहले वेक्टर को आप कोई लेटर से एज्यूम करें, वेक्टर ए, स्मॉल लेटर से अगर एज्यूम कर रहे हैं तो एक ही लेटर काफी है, अगर कैपिटल लेटर से एज्यूम कर रहे हैं तो ए भी लिखना चाहिए आपको। तो वेक्टर ए और इस वेक्टर को सेकंड को वेक्टर बी और इसको वेक्टर सी मान लेना चाहिए, ये भी स्मॉल अल्फाबेट है। और आपने तीन वेक्टर एज्यूम कर लिए। अब मैं इनको पार्ट 1 में मैं परपेंडिकुलर प्रूव करने की टारगेट रखता हूं कि अब मुझे परपेंडिकुलर प्रूव करना है। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि तीनों आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे, ए डॉट बी भी निकाल के दिखाएंगे टीचर को, बी डॉट सी भी निकाल के दिखाएंगे और सी डॉट ए भी, और तीनों जीरो आएंगे। अगर देखिए कैसे हुआ, ए डॉट बी सीख रहे हैं तो ए की जगह आप ये वाली वैल्यू लिखेंगे और बी की जगह ये वाली वैल्यू। यूजिंग गिवन हमने कमेंट्स लिख दिया और डॉट शुरू किया। तो आपको पता है आई डॉट आई 1 होता है, उस नॉलेज से 2/7 और 3/7 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/49 बनेगा। अगर इस i को j के पास ले जाता हूं या k के पास ले जाता हूं तो वो आपको पता है कि डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की जब डॉट करते हैं तो वो जीरो होती है, इसलिए लिखने का कोई फायदा नहीं है। और जब j को j के पास ले जाएंगे सिर्फ तभी आंसर मिलेगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो इसलिए j को j से चेक कर लीजिए आप, तो -18/49 बनता है और k को k से 1 बनता है, तो उस नॉलेज से 6 को 2 से करते हैं तो 12/49 बनता है, बाकी सब जीरो हो जाते हैं। और ये फार्मूला भी पीछे मैंने मेंशन किया कि हमने इस फार्मूले की हेल्प से ये डॉट प्रोडक्ट की है। और जब ऐसे ही करने से 12 और 6 18 हो जाता है, 18 - 18 एलसीएम लेने के बाद 0 बन जाता है। तो a डॉट b अगर 0 आ जाता है तो आप इससे क्या समझते हैं कि अगर आपका a डॉट b 0 आ जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है। तो हमने यही कहा a परपेंडिकुलर टू b, ये रिजल्ट हमारा बन हो गया। इसी तरीके से हमने b डॉट c किया, वो भी 0 आया। फिर हमने कहा कि b परपेंडिकुलर टू c, उस रिजल्ट को नंबर 2 कह दिया। फिर इसी तरीके से c डॉट a किया और उसकी डॉट करने से भी 0 आया, तो हमने कहा c परपेंडिकुलर टू a, तो ये रिजल्ट 3 हो गया। तो तीनों रिजल्ट के बेस पे अब हम क्या कह सकते हैं, इट इज क्लियर दैट वेक्टर a b एंड c आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तो एक रिजल्ट हमारा तैयार हो गया, नंबर 4 मार्क कर दिया। अब हमें इसको यूनिट वेक्टर भी प्रूव करना है। तो यूनिट वेक्टर करने के लिए हम तीनों वेक्टर्स की लेंथ भी निकालेंगे, वेक्टर a की लेंथ भी निकालेंगे, b की भी और c की भी, और तीनों 1 आएंगी। तो निकालना सीखते हैं। लेंथ कैसे निकालते हैं, आपको पता है i का कोएफिशिएंट 2/7 है, उसका स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट 3/7 है, उसका स्क्वायर, और k का कोएफिशिएंट 6/7 है, उसका स्क्वायर और होल का रूट। यहां पे आपको बताया गया था लेंथ डिवीजन कराई गई थी और रूट। और जब इसको खोलेंगे 4/49, 9/49 और 36/49, 49 एलसीएम और ऊपर भी 49, 49 से 49 कैंसिल करके 1 बनता है, 1 का रूट भी 1 होता है। तो आपने a की लेंथ को 1 प्रूव किया। और फिर इसी तरीके से जब आप b की लेंथ निकालते हैं वो भी 1 आती है, और c की मेरे पास जगह ना होने की वजह से मैंने नहीं शो की, लेकिन आप नोट्स में करेंगे, c की लेंथ भी आप निकाल के दिखाएंगे और वो 1 आएगी। तो 5th और 6th और 7th रिजल्ट के बेस पे अब आप क्या कह सकते हैं, फ्रॉम रिजल्ट 5th 6th 7th इट इज क्लियर दैट वेक्टर a b c आर यूनिट वेक्टर्स। जब किसी भी वेक्टर की लेंथ 1 होती है तो हम उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं, ये आपको पता है। तो आज आपने इन वेक्टरों को यूनिट वेक्टर भी प्रूव कर दिया, तो ये नंबर 8 रिजल्ट हो गया। अब यहाँ आपने म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव किया था, यहाँ आपने यूनिट वेक्टर प्रूव किया, तो इन दोनों रिजल्ट्स को अगर आप दोबारा से कंपाइल कर दें तो आप कह सकते हैं फ्रॉम रिजल्ट 4 एंड 8 a b c आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। तो आपको इन शब्दों को बहुत ध्यान से समझना है। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एक शब्द नहीं है, परपेंडिकुलर अलग है, यूनिट वेक्टर अलग है। तो ये परपेंडिकुलर आपको अलग करके दिखाना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर आपको अलग प्रूव करके दिखाना, फिर दोनों रिजल्ट्स की बिहाफ पे आप क्या कहेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। दो वैल्यूज निकालनी है स्टूडेंट्स, x और y की, और दिया गया है इफ द वेक्टर फर्स्ट जिसमें x यूज किया गया एंड द वेक्टर सेकंड जिसमें y यूज किया गया है आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो आज आपको दो वैल्यूज निकालनी है और दो इंफॉर्मेशन इस सेंटेंस में, इफ वाले सेंटेंस में छुपी पड़ी है, वो आपको यूज करनी है। एक तो आपको ये दिख रही होगी कि आपको दिया गया है कि ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, ये प्रूव नहीं करना, ये आपको दिया है। और एक चीज और दी गई है कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो ये दो इंफॉर्मेशन की हेल्प लेके आप दो अननोन निकाल पाएंगे x और y। तो देखते हैं कैसे काम करेंगे। फर्स्ट वेक्टर को सबसे पहले नाम दीजिए वेक्टर a, सेकंड वेक्टर को नाम दे दीजिए आप वेक्टर b स्मॉल अल्फाबेट से,
और अब आप पहला कॉन्सेप्ट यूज कीजिए कि वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो लिखेंगे आप गिवन वेक्टर a एंड b आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, क्योंकि मुझे पता है कि ये वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, सो देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। मैंने पहले ही कहा ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होता है। तो a डॉट b शुरू कीजिए आप, a की जगह a की वैल्यू लिखिए गिवन से और b से b की वैल्यू, और पीछे कमेंट्स दीजिए यूजिंग गिवन। फिर जब आप डॉट शुरू करते हैं तो आपको नॉलेज है कि सेम वेक्टर की डॉट 1 होती है और डिफरेंट वेक्टर की यूनिट वेक्टर्स की डॉट 0 होती है। उस नॉलेज से i डॉट i की वजह से 6 बनता है और j डॉट j की वजह से x बनता है और k डॉट k की वजह से -y बनता है। ध्यान से देख लीजिए इक्वल टू 0। फिर x माइनस वाई यही रखिए और 6 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, -6 इक्वेशन 1 मार्क कर दीजिए। ये आपका रिजल्ट फर्स्ट होगा। अब आपको एक रिलेशन तो मिल गया, अब आप चाहते हैं एक रिलेशन और मिले ताकि आपको x और y की वैल्यू निकल सके। तो दूसरा कांसेप्ट आप यूज करेंगे इक्वल मैग्नीट्यूड। तो आपको दिया गया कि वेक्टर a और वेक्टर b इक्वल मैग्नीट्यूड है, यानी उन दोनों की लेंथ इक्वल है। तो जब आप वेक्टर a की लेंथ निकालना शुरू करेंगे 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, और उधर आप करेंगे 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये बनता है 5 प्लस y का स्क्वायर रूट, और इधर बनता है 10 प्लस x स्क्वायर रूट। के स्टूडेंट स्क्वायर से रूट काट देंगे, बिल्कुल गलत होगा क्योंकि ये 10 और x दोनों के ऊपर नहीं है, सिर्फ x के स्क्वायर है, तो ऐसे नहीं काट सकते आप। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से आपको रूट गायब कर सकते हैं। तो 10 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 5 प्लस y स्क्वायर, और y स्क्वायर को जब आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 5 माइनस 10, बैलेंस बचेगा आपके पास -5। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू -5 आपको मिला। फिर आप इसके दो फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। फार्मूला होता है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b, उस नॉलेज से -5। फिर आपको इसमें से x माइनस y की वैल्यू -6 पता है, तो आप यहाँ पे इस ब्रैकेट की जगह -6 फिल कर देंगे और पीछे कमेंट देंगे यूजिंग फर्स्ट, और आपको -6 से जब मल्टीप्लाई करना है -6 y इक्वल टू -5, और ये रिजल्ट बना 2। अब फर्स्ट रिजल्ट को और सेकंड रिजल्ट को, ये भी x और y की टर्म्स में, ये भी x और y की टर्म्स में, इन दोनों के एलिमिनेशन मेथड है। तो आप सॉल्व 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट आपके पास x y इक्वल टू -6 है, और सेकंड आपके पास -6x -6y इक्वल टू -5 है, और इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 6x -6y इक्वल टू -36, 1 से करते हैं तो यही का यही रहता है, और x से x कैंसिल हो जाता है, और y आपके बनते हैं -12 और सामने बनता है -41। तो -12 को इसके अपॉन में लगा दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपको y की वैल्यू मिली 41/12। इस y की वैल्यू 41/12 को आप फर्स्ट में जाके पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो आपको y भी मिल जाएगा। y की वैल्यू पुट करने से x भी मिल जाएगा। तो x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो -31/12, तो आपको x मिला -31/12 और y की वैल्यू मिली 41/12। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, prove that two vectors a and b are perpendicular if and only if a plus b modulus whole square, a की लेंथ का स्क्वायर प्लस b की लेंथ का स्क्वायर। मैं मॉडुलस भी बोल सकता हूँ, लेंथ भी बोल सकता हूँ। इस क्वेश्चन में एक नया चीज देख रहे हैं आप, इफ एंड ओनली इफ। मैंने इसको अंडरलाइन भी किया है। अगर हम सही तरीके की बात करें बड़ी क्लासेस के हिसाब से, जैसे ग्रेजुएशन के लेवल की, तो इफ एंड ओनली इफ वर्ड जहां पे यूज किया जाए उसका मीनिंग होता है कि आपको क्वेश्चन को दो बार सॉल्व करना है। एक बार जो क्वेश्चन में गिवन है वहां से शुरू करें और जो प्रूव करना है वहां प्रूव करें, और दूसरा केस आप ये ले, जो प्रूव है वो गिवन मान लें और जो गिवन है उसको प्रूव करके करें। तो मतलब आपको क्वेश्चन दो ढंग से प्रूव करना होता है, गिवन से स्टार्ट करके प्रूव पे पहुंचे, और दूसरी बार प्रूव वाली चीज को गिवन मान लें और जो गिवन है उसको प्रूव करके दिखाएं। वो होता है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ मतलब वाइस वर्सा। तो आपके लिए इफ एंड ओनली इफ के लिए सिंबल ये डालें और एक बार ही सॉल्व करें, +2 के लिए बिल्कुल जस्टिफाइड है, कोई मार्क्स कटने के चांसेस नहीं है। तो आपसे कैसे बात कर रहे हैं, प्रूव करना है कि आपने दो वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूव करने हैं और ये आपको गिवन है, इफ करके लिखा गया है तो आपको ये गिवन है, तो हमें प्रूव करना है ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है और ये हमें गिवन है।
तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? वेक्टर चैप्टर में फार्मूले नहीं लगा सकते, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये नहीं लगाएंगे हम वेक्टर चैप्टर में, अवॉइड करेंगे। अलजेब्रिक फार्मूले नहीं लगाएंगे। तो जब भी कभी स्क्वायर खोलना है तो आपको उसको डॉट करके 2 बार लिखना है, और जैसे लेंथ वेक्टर के स्क्वायर पे सिंगल में लिखना है तो वहां लेंथ नहीं आएगा, वहां सिंगल ब्रैकेट आएगी। ये आपको मैंने सिखाया था कि किस तरीके से सही होता है और किस तरीके से गलत, और इधर यही चलने दें। अब a को a से अगर आप मल्टी डॉट करेंगे तो a का स्क्वायर बनता है, वेक्टर a का स्क्वायर। क्या आप वेक्टर a का स्क्वायर लिखेंगे या लेंथ का स्क्वायर? ये भी आपको पता है कि जब भी किसी वेक्टर के ऊपर स्क्वायर डालना है ऑटोमेटिकली लेंथ डल जाती है। और a को जब आप b से डॉट करेंगे तो a डॉट b, और फिर b को जब a से करेंगे तो b डॉट a, और b को जब b से डॉट करेंगे तो b वेक्टर का स्क्वायर, जब आप लेंथ भी ऑटोमेटिकली डाल देंगे। और a की लेंथ और सामने b की लेंथ के स्क्वायर्स तो चले गए। अब a डॉट b और b डॉट a में कोई फर्क नहीं होता, आपको पता है, तो इसलिए b डॉट a की जगह भी मैंने a डॉट b लिख दिया, और ये दोनों मेंबर्स ट्रांसफर कर दिए राइट हैंड साइड, माइनस होके उधर चले गए और ये कट गए, आपस में कैंसिल हो गए और 0 बचा। इधर ट्वाइस ऑफ a डॉट b हो गया आपके पास। अब 2 को भी अगर 0 में डाल दें तो a डॉट b इक्वल टू 0 हो गया। तो अगर दो वेक्टर की डॉट 0 आ जाए तो उससे क्या सिद्ध होता है? a इज परपेंडिकुलर टू b। ये आपको फार्मूला पता है तो आपने प्रूव करना है। इफ एंड ओनली इफ के लिए आप हर बार आगे साइन डाल दें, आपको 2 बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। प्रूव हो गया। मैंने यहाँ पे समझाने की भी कोशिश की है कि सिंबल फॉर इफ एंड ओनली इफ जब भी कभी दिखे तो आपको यही सिंबल यूज करना है। ये इसको आप फॉर्मूले की तरह माइंड में सेटअप ले लें। क्वेश्चन व्हाट विल बी द, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आ जाता है। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन a एंड b, a और b वेक्टर के बीच में आज आपको एंगल निकालना है। और इफ करके जो गिवन है आपको वो क्या दिया गया है? देयर इज ए सेट ऑफ द 3 वेक्टर्स abc। आज हमें 3 वेक्टर्स दिए गए क्वेश्चन में और तीनों का सम 0 है। वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू 0 वेक्टर के बराबर है। ये ट्रायंगल लॉ की भी कंडीशन होती है। अभी आपको ट्रायंगल लॉ तो नहीं प्रूव करना, और a की लेंथ आपको 3 के बराबर है, b की लेंथ आपको 5 के बराबर है और c की लेंथ आपको 7 के बराबर है। तो हमें जो गिवन है वो हमने लिख लिया, और अब हमें एंगल निकालना है a और b के बीच में, इसलिए a और b इधर रखेंगे और जिसको नहीं निकालना उसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो हमने c को उधर कर दिया। हो सकता है जब आप पेपर में ये क्वेश्चन फेस करें तो यहाँ पे लिखा है एंगल बिटवीन a एंड c, तो उस समय a और c इधर रखेंगे, b को ट्रांसफर करेंगे। हो सकता है एंगल c और a के बीच में आए तो फिर c और a इधर, मतलब b और c भी आ सकता है, तो उस समय a उधर ट्रांसफर करेंगे। तो आपके पास 3 सेट में पेपर आता है, तो हो सकता है कि एक सेट में a एंगल a बिटवीन a एंड b आए, दूसरे सेट में b और c के बीच में एंगल आए, और तीसरे में c और a के बीच में एंगल आए। तो आपको रखना नहीं है, इस थ्योरम को समझना है कि आपको वेक्टर a प्लस b प्लस c 0 वेक्टर के बराबर दिया गया, तो आप c को इसलिए ट्रांसफर कर रहे हैं उधर क्योंकि आपको एंगल a और b के बीच में निकालना है। तो आपने c उधर ट्रांसफर कर दिया। फिर आगे कैसे चलेगा क्वेश्चन? आपको लगता है कि आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे और हमारे को लेंथ भी दी गई है, तो इससे समझ आता है स्केलिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। स्केलिंग करने से अपने आप, आपको पता है स्केलिंग करने से अपने आप लेंथ अपीयर्स हो जाती है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जब भी आपको वेक्टर चैप्टर में कुछ समझ में आएगी, इसके बाद क्या करना है? नॉर्मली 90% स्केलिंग बोथ साइड से ही क्वेश्चन निकलते हैं। तो आप स्केलिंग बोथ साइड कर दीजिए, और वेक्टर a प्लस वेक्टर b की लेंथ का स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर नहीं डालेंगे ब्रैकेट पे, लेंथ डाल के स्क्वायर डालेंगे, और इधर भी माइनस वेक्टर c की लेंथ का स्क्वायर। और जब आप इसका स्क्वायर खोलना चाहेंगे, फिर मैं पूछता हूं कि अलजेब्रिक फार्मूले से नहीं खोलेंगे, आप इसको पहले डॉट में 2 ब्रैकेट्स में लिखेंगे और फिर डॉट शुरू करेंगे। यहाँ पे भी मैंने आपको यही चीज सिखाई है, बिल्कुल यही पार्ट आपका दोबारा शुरू हो गया है। a वेक्टर को a वेक्टर से कर रहे हैं तो वेक्टर a की लेंथ का स्क्वायर, a को b से कर रहे हैं तो a डॉट b, b को a से कर रहे हैं तो b डॉट a, और b को b से कर रहे हैं तो b लेंथ का स्क्वायर, और इधर c वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर तो चलेगा। अब आप जिन जिन की लेंथें हैं उनको आप दूसरी साइड ट्रांसफर कर दिए। c की लेंथ का स्क्वायर पहले से है, a की लेंथ के स्क्वायर को इधर लाने से माइनस, और b की लेंथ के स्क्वायर को इधर लाने से माइनस, और यहाँ पे आपके पास a डॉट b और b डॉट a की जगह भी आपको a डॉट b लिखना आ गया। तो ये ट्वाइस ऑफ a डॉट b बन गया, और ट्वाइस ऑफ a डॉट b में अब आप a डॉट b की जगह क्या लिख सकते हैं? a की लेंथ b की लेंथ और साथ में cos थीटा,
और यहाँ से आपको cos थीटा निकालना है, एंगल निकालना है, तो वेक्टर्स के बीच में इसलिए a की लेंथ और b की लेंथ अपॉन में चला जाएगा ये सब कुछ। अब आपको लेंस में वैल्यूज पता है, सब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। c की लेंथ के लिए आपको 7 पता है, b की लेंथ के लिए 5, a की लेंथ के लिए 3, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, पीछे कमेंट भी लिखा है यूजिंग गिवन, और कैलकुलेशन करते हुए आपका आंसर 1/2 आया। तो cos में 1/2 60 डिग्री का होता है, जिसको हम रेडियन लैंग्वेज में π/3 बोलते हैं। तो जब भी कभी आंसर डिग्री में आए तो आप पूरी +2 में याद रखेंगे, आंसर डिग्री में ना छोड़ने की बजाय रेडियन में छोड़ेंगे तो आप परफेक्ट स्टूडेंट कहलाएंगे। तो आपको लास्ट में 60 डिग्री पे नहीं छोड़ना चाहिए और π/3। कोई भी चैप्टर आप कर रहे हैं, ये आप हैबिट बना लीजिए कि आंसर हमेशा रेडियन लैंग्वेज में छोड़ना है, डिग्री लैंग्वेज में अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a, b and c are three vectors such that a plus b plus c equal to 0 and vector a की लेंथ 3, vector b की लेंथ 4, vector 5 c की लेंथ 5 and find the value of a dot b plus b dot c plus c dot a, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमें गिवन है वो लेंथ्स गिवन है, a की लेंथ हमें 3 गिवन है, b की लेंथ 4 और c की लेंथ 5, वो हमने लिखा। और एक हमें और बात गिवन है कि a प्लस b, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू 0 है, और हमने डॉट पे पहुंचना है, a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a। तो इससे साफ क्लियर है कि इसी का स्क्वायर करेंगे तभी ये a डॉट b, b डॉट c और c डॉट a बनेगा। तो स्क्वायरिंग बहुत से। तो मैंने कितनी बार आपको हिंट दिया कि जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो वेक्टर चैप्टर में स्क्वायरिंग से काम चल सकता है। आप ट्राई जरूर किया करेंगे, स्क्वायरिंग बहुत साइड करके देखते हैं। a प्लस b प्लस c का जब स्क्वायरिंग करेंगे तो लेंथ डालने के बाद स्क्वायर दिखाना पड़ेगा, इधर 0 की लेंथ का स्क्वायर। और जब स्क्वायर खोलना चाहेंगे फार्मूले से नहीं खोल सकते आप, वेक्टर चैप्टर में आपको डॉट ही लगाना पड़ेगा। तो इस ब्रैकेट को आप 2 बार डॉट से लिखें और इक्वल टू 0 लिखें। अब a को इस पूरे वेक्टर से डॉट करें, b को इस पूरे ब्रैकेट से डॉट करें, c को इस पूरी ब्रैकेट से डॉट करें। ऐसा ही मैंने दिखाया। इस a को पूरी ब्रैकेट से, इस b को पूरी ब्रैकेट से, इस c को पूरी ब्रैकेट से डॉट 3 बार दिखाया इक्वल टू 0। अब जब हम a को a से डॉट कर रहे हैं तो a की लेंथ का स्क्वायर, a को b से कर रहे हैं तो a डॉट b, a को c से कर रहे हैं तो a डॉट c, एक राउंड पूरा हुआ। b को जब हम a से कर रहे हैं तो b डॉट a, b को b से कर रहे हैं तो b की लेंथ का स्क्वायर, और b को c से कर रहे हैं तो b डॉट c। सिमिलरली c डॉट b इसी तरीके से लिखा गया। और फिर लेंथ की वैल्यू पता है, इसलिए लेंथ वाली वैल्यूज को हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देते हैं। माइनस a की लेंथ का स्क्वायर, माइनस b की लेंथ का स्क्वायर और माइनस c की लेंथ का स्क्वायर। और यहाँ पे a डॉट b भी दिख रहा है और b डॉट a भी दिख रहा है, उसकी जगह भी हमने a डॉट b लिख दिया। b डॉट c भी ऐसे ही हमने, जहां पे भी c डॉट b दिख रहा होगा वहां पे भी हमने b डॉट c कर दिया, और जहां पर भी हमें a डॉट c दिख रहा है वहां हमने c डॉट a कर दिया। इस तरीके से हमारे पास हर डॉट दो दिख रहे हैं, ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस ट्वाइस ऑफ b डॉट c प्लस ट्वाइस ऑफ c डॉट a। और सामने वाली साइड वही चल रहा है, माइनस a की लेंथ का स्क्वायर, माइनस b की लेंथ का स्क्वायर, माइनस c की लेंथ का स्क्वायर। अब लेंथ की वैल्यू हमें पता है कि यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। और यहाँ पे जो ट्वाइस ऑफ था वो हमने अपॉन में डाल दिया, माइनस 50/2 करने से माइनस 25। यही हमें आंसर निकालना था, ये हमारा आंसर है। दूसरा एक क्वेश्चन और लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वेक्टर a की लेंथ एंड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड if a plus b dot a minus b equal to 8। और एक और इंफॉर्मेशन दी गई है, वेक्टर a की लेंथ इक्वल टू 8 टाइम्स वेक्टर b की लेंथ, यानी वेक्टर a मैग्नीट्यूड इक्वल टू 8 टाइम्स वेक्टर b मैग्नीट्यूड। ये आपको गिवन है, वेक्टर a की लेंथ के लिए आप 8 टाइम्स वेक्टर b की लेंथ लिख सकते हैं। और एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि a प्लस b वेक्टर और डॉट a माइनस b वेक्टर और इक्वल टू 8। अब आप डॉट शुरू करेंगे तो इस a को आप पूरी ब्रैकेट से डॉट दिखाएंगे, इस b को भी आप पूरी ब्रैकेट से डॉट दिखाएंगे। सामने 8 चल रहा है, a को a से करने से वेक्टर a की लेंथ का स्क्वायर, a को b से करने से a डॉट b,
बी को ए से करने से बी डॉट ए और बी को बी से करने से माइनस वेक्टर बी की लेंथ का स्क्वायर और इक्वल टू ए डॉट बी और बी डॉट ए की जगह भी जब हमने ए डॉट बी लिख सकते हैं, ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई फर्क नहीं होता तो वो कैंसिल हो गया और वेक्टर ए की लेंथ की जगह हम लिख सकते हैं a टाइम्स वेक्टर b की लेंथ और वो 64 वेक्टर b की लेंथ का स्क्वायर हुआ और माइनस वेक्टर b की लेंथ का स्क्वायर 64 टाइम्स वेक्टर b की लेंथ का स्क्वायर माइनस वेक्टर b की लेंथ का स्क्वायर बैलेंस बचता है 63 वेक्टर b की लेंथ का स्क्वायर और इक्वल टू 8 वेक्टर b की लेंथ का स्क्वायर 8/63 और वेक्टर b की लेंथ इक्वल टू 8/63 रूट 8 के जब प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं तो 2 into 2 into 2 और जब 63 के बनाते हैं तो 3 into 3 into 7 तो पेयर जिसका बन जाता है वो बाहर आ जाएगा तो इस पेयर के नाम का 2 बाहर आ गया इस पेयर के नाम का 3 बाहर आ गया √2 और √7 बनता तो वेक्टर b की लेंथ हमें ये मिल गई। अब वेक्टर b की लेंथ की वैल्यू को जब हम यहाँ पुट कर देंगे तो वेक्टर a की लेंथ भी मिल जाएगी। तो यूजिंग फर्स्ट जब हमने इसको 1 में फर्स्ट पुट किया तो वेक्टर a की लेंथ 8 टाइम्स दिस वैल्यू और जब मल्टीप्लाई किया तो 16√2/3√7 तो वेक्टर a की लेंथ भी हमें मिल गई वेक्टर b की लेंथ भी मिल गई। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड वेक्टर a minus वेक्टर b magnitude if two vector a and b are such that vector a magnitude equal to 2 vector b magnitude equal to 3 a dot b equal to 4। मैं यहाँ पर लेंथ मैग्नीट्यूड मॉडुलस कुछ भी बोल सकता हूँ। तो अब हमें वेक्टर a की लेंथ इक्वल टू 2 गिवन है वेक्टर b की लेंथ 3 गिवन है और a डॉट b इक्वल टू 4 गिवन है। हमने इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 मार्क कर लिया। अब हमें निकालना है वेक्टर a माइनस वेक्टर b मॉडुलस। तो हमें पता है कि इसमें हम कुछ भी नहीं कर पा रहे तो हमने क्या किया इसके स्क्वायर से स्टार्ट किया। आपको पता है स्क्वायरिंग से कर सकते हैं। तो जब हमने स्क्वायर से स्टार्ट किया तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस b यही ब्रैकेट में आ गया। अब अगर इनको डॉट करना है तो वेक्टर a को इस पूरी ब्रैकेट के साथ डॉट और माइनस वेक्टर b को भी पूरी ब्रैकेट के साथ डॉट दिखाया। एंट्री की तो a को a से करने से वेक्टर a की लेंथ का स्क्वायर, a को b से करने से a डॉट b, b को a से करने से b डॉट a, b को b से करने से b की लेंथ का स्क्वायर और यहां माइनस माइनस प्लस भी हो गया। और यहां पे वेक्टर a की लेंथ का स्क्वायर यहां पे माइनस a डॉट b माइनस a डॉट b, b डॉट a को भी हमने a डॉट b लिख लिया और वेक्टर b की लेंथ का स्क्वायर। तो a डॉट b और a डॉट b ट्वाइस ऑफ हो गया और पीछे बताया कि a डॉट b और b डॉट a में कोई फर्क नहीं होता। और अब लेंथ्स की वैल्यू फिल की। वेक्टर a की लेंथ की जगह हमें 2 पता है, वेक्टर b की लेंथ की जगह हमें 3 पता है, हमने यहां पे फिल किया और a डॉट b भी हमें 4 पता है, वो भी फिल किया। कैलकुलेशन करने से 5 आता है। हमें स्क्वायर में नहीं आंसर चाहिए, हमें सिंगल में चाहिए तो a माइनस b की लेंथ इक्वल टू √5 ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट वेक्टर a एंड b बी यूनिट वेक्टर्स। अगर हमें दे दिया गया है कि ये यूनिट वेक्टर्स है तो मतलब इससे क्लियर होता है कि वेक्टर a की लेंथ भी 1 है और वेक्टर b की लेंथ भी 1 है। यूनिट वेक्टर्स का मतलब लेंथ उनकी 1 होती है। नंबर 1 मार्क किया और थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b और शो हमें कुछ ऐसा करना है। तो जो हमें शो करना है वहां से पता लगता है कि हमें वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉडुलस की स्क्वायर से स्टार्ट करना चाहिए। तो इसी को 2 बार लिखा, यहाँ पे भी एक ही है, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं चल रहा है तो मुझे लगता नहीं कि दोबारा यहाँ तक बताने की जरूरत है। सब कुछ यहाँ तक आपको समझ आ सकता है। बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन हमने यहाँ किया है। लेकिन यहाँ पे हमें एंगल भी दिया गया है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। तो यहाँ पे आपने एंगल जरूर डालना है। a डॉट b की जगह डेफिनेशन फार्मूला आपको डॉट प्रोडक्ट का ये कहता है कि a डॉट b की जगह a की लेंथ b की लेंथ और cos थीटा डाल सकते हैं। और थीटा इसलिए क्योंकि उसने बता दिया था हमें कि a और b के बीच में जो एंगल एज्यूम करना है वो थीटा का है। तो cos थीटा हो गया और सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी शुरू करी। a की लेंथ के लिए हमें 1 पता है, b की लेंथ के लिए हमें 1 पता है और a की लेंथ के लिए फिर दोबारा से 1, b की लेंथ के लिए 1 और यहाँ पे cos थीटा। कैलकुलेशन 2 कॉमन लेने के बाद 1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा को एक फार्मूला है 1 माइनस cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाता है।
उसके लिए हम डायरेक्ट 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। जितना एंगल यहाँ है उसका हाफ यहाँ पे हो जाता है। अगर यहाँ 2 थीटा होता तो यहाँ थीटा हो जाता, यहाँ 4 थीटा होता तो 2 थीटा हो जाता, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। 2 जब 4 हो गया और इधर से स्क्वायर, ये स्क्वायर का आंसर है, और जब इसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे तो इधर रूट आ जाएगा। तो 4 का रूट करने के बाद 2 आता है और sin स्क्वायर का रूट करने के बाद sin थीटा बाय 2 आता है। तो ये 2 हमने इधर डाल दिया क्योंकि हमें ये प्रूव करना है sin थीटा बाय 2। तो 1/2 इधर आ गया और a माइनस b मॉडुलस हो गया, और इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन शो हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट, the dot product of a vector with the vector this and this are 0, 5 and 8 respectively. Find the vector. तो मतलब इसमें ये कह रहा है कि एक वेक्टर है, जब उसकी इसके साथ डॉट करते हैं तो 0 आता है, जब सेकंड वेक्टर के साथ डॉट करते हैं तो 5 आता है, और जब थर्ड वेक्टर के साथ डॉट करते हैं तो 8 आंसर आता है। तो हमें इस तरीके का वेक्टर निकालना है। तो फर्स्ट वेक्टर को हमने a एज्यूम किया, सेकंड को b और थर्ड को c, और जो फोर्थ वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है उसको हमने d एज्यूम किया, xi plus yj plus zk, और नंबर 1 मार्क कर दिया। अब हमें गिवन है कि जब हम b डॉट a करते हैं तो वो 0 आता है, जब b वेक्टर को फोर्थ वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर से डॉट करते हैं तो वो 0 आता है। तो हमने उस कॉन्सेप्ट का फायदा उठाया और हमें एक इक्वेशन मिली। यूजिंग कॉन्सेप्ट भी लगा कि i डॉट i 1 हो जाता है और i डॉट j 0 होता है। तो x को जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो x बना, y को j से किया तो y बना, और z को k से किया तो आपका 3z बना। इक्वेशन 2 बन गई। फिर इसी तरीके से आपको और पता है कि जब फोर्थ वेक्टर को सेकंड वेक्टर के साथ डॉट करते हैं तो 5 आता है, तो b डॉट b 5 आता है। तो जब हमने ये डॉट दिखाई तो अब हमारा एक इक्वेशन और बन गई। और इसी तरीके से जब फोर्थ वेक्टर को हम थर्ड वेक्टर से डॉट करते हैं तो तब 8 आता है। जब हमने ये डॉट शुरू की तो अब हमारी ये इक्वेशन बनती है, इसको नंबर 4। तो 2, 3, 4, अब तीनों इक्वेशंस हमारे पास x y z की टर्म्स में है। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, हम पहले सॉल्व कर रहे हैं 2 और 3 को, और टारगेट रख रहे हैं कि हमने x कैंसिल करना है। फिर हम 3 और 4 को सॉल्व करेंगे और टारगेट सेम रखेंगे कि हमें x ही कैंसिल करना है। तो हमारे पास एक रिजल्ट y और z में एक बार आएगा, फिर दोबारा से y और z में आएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे और फिर आपका आंसर आएगा। तो हम फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं 2 और 3 को, टारगेट रख रहे हैं x कैंसिल करना है, और वो सब्ट्रैक्ट करने से नीचे के साइन चेंज भी हो जाते हैं और वो कैंसिल भी हो जाता है। तो y और z की टर्म्स में हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है, इसको हमने नंबर 5 मार्क किया। फिर दोबारा से 3 और 4 को सॉल्व किया और टारगेट सेम रखा कि x कैंसिल करना है। उसके लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा और इसको 1 से। जैसे हमने उसके बाद किया तो हमारा x कैंसिल हो गया सब्ट्रैक्ट करने से, और y और z की टर्म्स में एक और इक्वेशन आ गई। ये सब आपको आता है, अलजेब्रिक मेथड है ये आपको आता है। फिर हम फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या देख रहे हैं कि ये भी y और z की टर्म्स में, ये भी y और z की। फिर हम दोबारा से सॉल्व करते हैं 5 और 6 को एलिमिनेशन मेथड लगाते हुए, और टारगेट रखते हैं कि z कैंसिल हो जाना चाहिए। अगर हम z कैंसिल कराना चाहते हैं तो इसको 8 से मल्टीप्लाई और इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि z के कोएफिशिएंट सेम करना चाहते हैं। आप y के भी कर सकते हैं, आप इसको 5 से इसको 2 से भी कर सकते हैं। मैंने z से किया तो फिर हमारा z कैंसिल हो गया, तो हमें सबसे पहले y की वैल्यू मिली 2। इस y की वैल्यू को आप चाहे फिफ्थ में और चाहे सिक्स्थ में किसी एक इक्वेशन में रख दें, उससे आपको z मिल जाएगा। फिर जब दोनों वैल्यूज मिल गई उसको आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x y z तीनों अब आपके पास है, तो उससे आपका फोर्थ वेक्टर तैयार हो जाएगा। x i y j z के, तो x के लिए आपके पास 1 है तो i कैप हो गया, और y के लिए आपके पास 2 है तो 2j कैप हो गया, और z आपके लिए 1 है तो 1k कैप हो गया। तो इस तरीके से आपने फोर्थ वेक्टर निकाल लिया और हमने इसको डी मार्क किया हुआ था, और ये हमारा आंसर। लास्ट में स्टूडेंट्स असाइनमेंट नंबर 32 दे रहा हूँ। इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस मैंने डाले और उनके आंसर्स भी लिख दिए। तो ये सभी क्वेश्चंस, अगर आपको जो क्वेश्चंस मैंने आज सॉल्व किए हैं,
अगर वो अपने आप आते हैं तो ये क्वेश्चंस निकालना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैंने काफी सोच समझ के सिलेक्शन किया कि जिस तरीके का क्वेश्चन मैं सोल्व करूं उसी तरीके का एक क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में भी डाल दूं। तो आप इनको कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।